हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न असेसमेंट के बारे में। न्यूबॉर्न असेसमेंट जो कि केयर ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न यूनिट के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमें पता है, हम केयर ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेज आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न में क्या क्या देखने को मिलते हैं। सो आज से हम न्यूबॉर्न असेसमेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पर हम केयर ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो आज का टॉपिक जो है न्यूबॉर्न असेसमेंट है, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूबॉर्न असेसमेंट क्या होता है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, न्यूबॉर्न असेसमेंट करने का इम्पॉर्टेंस क्या होता है बेबी के लिए न्यूबॉर्न असेसमेंट की। इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं न्यूबॉर्न असेसमेंट के टाइम पर। न्यूबॉर्न असेसमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूबॉर्न असेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक न्यूबॉर्न असेसमेंट। न्यूबॉर्न असेसमेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप न्यूबॉर्न यूनिट पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की। सबसे पहले बात करते हैं नियोनेटोलॉजी की। नियोनेटोलॉजी क्या होता है? तो दिस इज ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। यह एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें कि न्यूबॉर्न बेबीज को केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर नियोनेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, नियोनेटल पीरियड क्या होता है? नियोनेटल पीरियड जो फर्स्ट 4 वीक का टाइम होता है, यानी कि फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ एज द बेबी इज कॉल्ड नियोनेट और न्यूबॉर्न। ये फर्स्ट 4 वीक का जो टाइम होता है आफ्टर बर्थ, जैसे बेबी ने बर्थ किया उसके बाद जो 4 वीक का टाइम होता है, यानी कि 28 डेज का जो टाइम होता है, उसे नियोनेटल पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड में जो भी बेबीज होते हैं उन्हें नियोनेट्स या फिर न्यूबॉर्न कहा जाता है। तो यहाँ पर हर जगह पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है नियोनेट्स या न्यूबॉर्न यूज की गई है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर नियोनेट अगर यूज किया जा रहा है या फिर न्यूबॉर्न यूज किया जा रहा है, दोनों का मतलब एक ही है कि बेबी जो है वो नियोनेटल पीरियड में है, तो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट, नियोनेटल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली नियोनेटल पीरियड और लेट नियोनेटल पीरियड। अर्ली नियोनेटल पीरियड मीन्स बर्थ से 7 डेज तक का जो पीरियड है उसे अर्ली नियोनेटल पीरियड कहा जाएगा, यानी कि 1 वीक का बेबी है तो उसे माना जाएगा कि बेबी जो है अर्ली नियोनेट है। नेक्स्ट जो लेट नियोनेटल पीरियड मीन्स 7 to 28 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसे लेट नियोनेटल पीरियड कहा जाता है, यानी कि 1 वीक के बाद 28 डेज तक का जो टाइम होता है उसे लेट नियोनेटल पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर नियोनेटल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इस पीरियड में जो भी बेबीज होंगे उन्हें सिंपली कहा जाएगा कि बेबी नियोनेट्स या फिर न्यूबॉर्न बेबी। पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड मीन्स 22nd वीक ऑफ जेस्टेशन टू 7 days आफ्टर बर्थ। 22nd वीक ऑफ जेस्टेशन मीन्स यहाँ पर प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी का जो 22वां वीक होता है, यानी कि 22nd वीक जो होता है, तब से लेकर 7 days आफ्टर बर्थ, जब बेबी का बर्थ हुआ उसके 7 days तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे पेरीनेटल पीरियड कहा जाता है। यानी कि 22वां वीक ऑफ जेस्टेशन, 22वां वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 1 वीक का जो टाइम होता है उसे पेरीनेटल पीरियड के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल न्यूबॉर्न। नॉर्मल न्यूबॉर्न किसे कहेंगे? हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट बॉर्न एट टर्म at 37 to 42 week cries immediately after birth, quick adapts with extrauterine environment, having an average birth weight and no congenital anomalies। नॉर्मल न्यूबॉर्न किसे कहेंगे? एक हेल्दी न्यूबॉर्न को कहेंगे, न्यूबॉर्न इन्फेंट को, जो कि एट टर्म पे जिसका बर्थ हो रहा है, यानी कि 37 to 42 वीक्स जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है बर्थ का, उस टाइम पर उसका बर्थ हो रहा है, और बेबी बर्थ की तुरंत बाद क्राई कर रहा है, और क्विकली इंट्रायूट्राइन लाइफ से जब वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आ रहा है तो खुद को एडॉप्ट कर पा रहा है, खुद को एडजस्ट कर पा रहा है, और उसका बर्थ वेट जो है वो नॉर्मल है 2.5 to 3.8 kg, और कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज अगर बेबी को नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल न्यूबॉर्न बोलेंगे। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न मीन्स एट टर्म में बेबी का बर्थ हो रहा है 37 to 42 वीक्स, बेबी क्राई कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्विकली अडॉप्ट कर पा रहा है खुद को इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ एनवायरनमेंट में, और एवरेज बर्थ वेट है बेबी का, कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज नहीं है, तो इट मीन्स बेबी जो है नॉर्मल न्यूबॉर्न है। टर्म बेबी का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? टर्म बेबी मीन्स एनी न्यूनेट बॉर्न बिटवीन 37 to 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अगर बेबी 37 से 42 वीक ऑफ जेस्टेशन मीन्स 37 से 42 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर बेबी बॉर्न हो रहा है तो उस टाइम पर बेबी को बोलेंगे टर्म बेबी है।
अगर प्री टर्म मीन्स 37 से पहले अगर हो रहा है तो इट मीन्स बेबी प्री टर्म है। 42 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद हो रहा है, इट मीन्स बेबी जो है पोस्ट टर्म है। प्री टर्म मीन्स एनी न्यूनेट बॉर्न बिफोर 37th वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि लेस देन 259 डेज से पहले अगर बेबी हो रहा है, 259 डेज से पहले या फिर 37 वीक से पहले, तो इट मीन्स बेबी जो है प्री टर्म है। इसके बाद पोस्ट टर्म मीन्स 42 वीक के बाद अगर बेबी का बॉर्न हो रहा है, बेबी का बर्थ हो रहा है, यानी कि 294 डेज के बाद हो रहा है, तो इट मीन्स बेबी जो है पोस्ट टर्म बेबी है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, या जेस्टेशनल एज के रिस्पेक्ट में बात करें तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज मीन्स बेबीज विद बर्थ वेट लेस देन 10 परसेंटाइल ऑफ देयर जेस्टेशनल एज। बेबी का बर्थ वेट अगर लेस देन 10 परसेंटाइल है जेस्टेशनल एज का, तो यहाँ पर बेबी को बोलेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी है, या फिर स्मॉल फॉर डेट्स, या लाइट फॉर डेट्स, या फिर IUGR मीन्स इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है। तो यहाँ पर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज मीन्स बेबी का बर्थ वेट लेस देन 10 परसेंटाइल फॉर दैट जेस्टेशनल एज है, तो यहाँ पर बेबी को बोलेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज मीन्स AGA, बेबी का बर्थ वेट अगर बिटवीन 10th to 19th परसेंटाइल फॉर द जेस्टेशनल एज है, तो यहाँ पर बोलेंगे बेबी को एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज को यहाँ पर लार्ज फॉर डेट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बेबी का बर्थ वेट अगर मोर देन 19th परसेंटाइल ऑफ जेस्टेशनल एज है, तो यहाँ पर बोलेंगे बेबी को लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज मीन्स बेबी बर्थ वेट इज मोर देन 19th परसेंटाइल फॉर देयर जेस्टेशनल एज, यहाँ पर बेबी को बोलेंगे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप ये यूनिट पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी पीडियाट्रिक का यूनिट जो भी आप पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी यूज होगा जैसे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, इस तरह से यूज होगा, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक न्यूबॉर्न असेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं न्यूबॉर्न असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट जैसा कि आपको नाम से पता है, असेसमेंट मीन्स क्या होता है, एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूबॉर्न असेसमेंट मीन्स न्यूबॉर्न को ऑब्जर्व करना, असेस करना, एग्जामिन करना या फिर चेक करना किसी भी एबनॉर्मलिटी के लिए, किसी भी मीन्स बेबी जो है इंट्रायूटेराइन लाइफ में से एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ में जब आ रहा है, यानी कि मदर के वोम से जब बाहर आ रहा है एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ में, उस टाइम पर वह खुद को एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ में एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं, बेबी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई कंजेनिटल एनॉमलीज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो चेक होती है वो न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर सारे सिस्टम को चेक किया जाता है बेबी के, कि बेबी जो है नॉर्मल है कि नहीं, वो खुद से एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं इंट्रायूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ में, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंतर्गत। तो न्यूबॉर्न असेसमेंट मीन्स आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न बेबीज आर केयरफुली चेक्ड फॉर प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस। आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न बेबीज को केयरफुली चेक किया जाता है कोई भी प्रॉब्लम के लिए या फिर कॉम्प्लिकेशंस के लिए। न्यूबॉर्न असेसमेंट इज अ कंप्लीट फिजिकल एग्जाम दैट इंक्लूड्स एवरी बॉडी सिस्टम, या कंप्लीट फिजिकल एग्जाम होता है जिसमें सभी बॉडी सिस्टम को चेक किया जाता है बेबी के, वन बाय वन हम चेक करते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए या कॉम्प्लिकेशंस के लिए, जिससे टाइम रहते यानी कि टाइम से पहले उसका पता कर सकें और उसको ट्रीट कर सकें और उस तरह से बेबी को केयर प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर असेसमेंट हम किस लिए करते हैं, मेन पर्पज़ इसका क्या होता है, मेन पर्पज़ इसका होता है कि बेबी जो है प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन कर पाए और टाइम से पहले जो उसकी एबनॉर्मलिटीज है, जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, उससे उसको बचाया जा सके, उस तरह से उसको केयर प्रोवाइड किया जा सके, उसकी नीड को प्रायोरिटाइज किया जा सके। और यहाँ पे जो भी बाद में मोर्टेलिटी के केसेस होते हैं, मोर्टेलिटी को रोका जा सके। तो यहाँ पर मेन पर्पज़ क्या होता है, ओवरऑल पर्पज़ ऑफ न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन इज आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न। फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक न्यूबॉर्न का उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ कॉमन न्यूनेटल प्रॉब्लम, जो भी कॉमन न्यूनेटल प्रॉब्लम हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना, कोई भी कंजेनिटल एनॉमलीज है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ, और प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड एंड प्लान नर्सिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड यानी कि बेबी के नीड को प्रायोरिटाइज कर सकें और उस तरह से नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकें, ये पर्पज़ होता है न्यूबॉर्न असेसमेंट का। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब भी आप स्किल्ड एग्जामिनेशन कर रहे हैं न्यूबॉर्न का।
तो प्रॉपर तरीके से किस तरह से न्यूबॉर्न असेसमेंट किया जाए, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको माइंड में रखने होते हैं जब भी आप न्यूबॉर्न असेसमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जब भी आप कर रहे हैं बेबी का, जब भी आप असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि बेबी जब शांत हो, यानी कि बेबी अगर स्लीपिंग मोड में है, यानी कि बेबी स्लीप कर रहा है, सो रहा है, तो उस टाइम पर आपको असेसमेंट नहीं करना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना है। जब बेबी जाग रहा हो, यानी कि अवेक हो बेबी और क्वाइट हो, शांत हो, रो नहीं रहा हो, तो उस टाइम पर आपको असेसमेंट करना है। तो उस टाइम पर असेसमेंट करना चाहिए। इंश्योर करना है एडिक्वेट लाइट इन एग्जामिनेशन रूम। जब भी आप एग्जामिनेशन रूम में हैं तो आपको इंश्योर करना है पहले कि वहाँ पर प्रॉपर लाइट हो, ताकि जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, जब भी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर प्रॉपर लाइट मिल सके। टेम्परेचर ऑफ द एग्जामिनेशन रूम इज मेंटेन एट 28 ±2 डिग्री टू अवॉइड ड्रॉट एंड चिल्स इन द एग्जामिनेशन रूम। जब भी आप एग्जामिनेशन रूम में हैं बेबी को लेकर, तो वहाँ पर एग्जामिनेशन रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्रॉट भी नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर जो रूम में का टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस से कम 2 डिग्री कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन रूम को बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा उसको गर्म भी नहीं रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है एग्जामिनेशन के टाइम पर। एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है 3 मिनट तक। बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द न्यूबॉर्न आपको एल्बो तक 3 मिनट हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग के बाद ही आपको बेबी को टच करना है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं उसको फॉलो करने होते हैं जब भी आप बेबी को असेस करने जा रहे हैं, जब भी न्यूबॉर्न का असेसमेंट करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर कुछ टूल्स है जो कि जब भी असेसमेंट कर रहे हैं तो इसको यूज करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन टूल्स, ह्यूमन सेंसेस का यूज करते हैं, जिसमें विजन, हियरिंग, टच और स्मेल, ये सारी चीज़ों को हम यूज करके, यहाँ पर कुछ टेक्निक्स है जिनको यूज करके हम फिजिकल असेसमेंट या फिर न्यूबॉर्न असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन हम करते हैं उसमें मेनली यहाँ पर 4 टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन यूज किया जाता है। इंस्पेक्शन मीन्स केयरफुल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो प्रॉपर देख के, केयरफुल एग्जामिन करके बेबी को असेस करना। पाल्पेशन मीन्स पाल्पेट करके, एक्ट ऑफ टचिंग और फीलिंग, टच या फील करके, इसमें फिंगर से टच करके फिजिकल एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर किसी भी ऑर्गन की साइज देखनी हो, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, लोकेशन या फिर टेंडरनेस किसी भी ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट्स का अगर हमें चेक करना होता है तो वहाँ पर हम पाल्पेशन यूज करते हैं, पाल्पेशन टेक्निक यूज करते हैं। जैसे कि पल्स हो गया या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया या फिर हर्निया का केस हो गया, कोई भी जॉइंट डिसलोकेशन हो गया या फिर ट्यूमर्स का केस है, तो उस केस में पाल्पेशन टेक्निक यूज किया जाता है। वो पाल्पेशन टेक्निक से हमें पता चल पाता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के पाल्पेशन होते हैं, जिसमें लाइट और डीप पाल्पेशन करके हम असेसमेंट करते हैं। परकशन टैपिंग करते हैं सरफेस पे, ताकि डिटरमाइन कर सके स्ट्रक्चर को, अंडरलाइन स्ट्रक्चर जो भी होता है। यहाँ पर थोरेक्स या एब्डोमेन पे जनरली यूज किया जाता है परकशन मेथड। एक हैंड के मिडिल फिंगर को रखा जाता है यहाँ पर बॉडी सरफेस पे और दूसरे हैंड के फिंगर से यहाँ पर मिडिल फिंगर से इसको टैप किया जाता है। टैप करके यहाँ पर जो भी जिस भी ऑर्गन का हमें पता करना होता है उसमें ऑर्गन के बॉर्डर को पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गन के शेप को या फिर पोजीशन को, और डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गन सॉलिड है या फिर फिल्ड विथ फ्लूइड या फिर गैस है। तो यहाँ पर परकशन मेथड यूज किया जाता है, जिसमें एक हैंड के फिंगर को सरफेस पे रखते हैं और दूसरे हैंड के मिडिल फिंगर से उसको टैप करते हैं। तो इस तरह से हम परकशन मेथड यूज करते हैं, मीन्स टैपिंग ऑफ फिंगर। और अस्कल्टेशन मीन्स लिसनिंग द साउंड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर यूजुअली स्टेथोस्कोप यूज करके यहाँ पर हार्ट साउंड, ब्रीथ साउंड, बॉयल साउंड, ये सारी चीज़ें सुनने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर अस्कल्टेशन का ये यूज होता है। तो यहाँ पर चारों टेक्निक यूज की जाती है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। किसी भी न्यूबॉर्न के एग्जामिनेशन के लिए असेसमेंट जब भी हम कर रहे हैं या फिर कोई भी एडल्ट के केस में भी यहाँ पर असेसमेंट जो भी करते हैं उसमें ये 4 टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन यूज किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बात करते हैं न्यूबॉर्न असेसमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ परफॉर्मिंग के बेस पे, जब भी हम परफॉर्म कर रहे हैं न्यूबॉर्न असेसमेंट, उसके बेस पे यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है न्यूबॉर्न असेसमेंट को, जिसमें इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि तुरंत आफ्टर बर्थ, डिलीवरी के तुरंत बाद जो असेसमेंट किया जाता है उसे इमीडिएट असेसमेंट कहेंगे।
देन ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के टाइम पर ट्रांजिशनल असेसमेंट, एंड देन पीरियोडिक असेसमेंट, आफ्टर दैट पीरियोडिक असेसमेंट। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न असेसमेंट जो किया जाता है, जैसे ही बेबी बर्थ हुआ, बेबी के बर्थ के तुरंत बाद से असेसमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर तुरंत जो असेसमेंट होगा उसे इनिशियल या इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बोलेंगे। यहाँ पर बेबी को चेक किया जाता है। मेनली न्यूबॉर्न असेसमेंट का मेन पर्पज होता है, बेबी जब इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में आ रहा है तो उस टाइम पर बेबी खुद को अडॉप्ट कर पा रहा है या नहीं, एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में मेनली यहाँ पर चेक किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 बाय 1 बात करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 बात करेंगे। इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न के अंतर्गत हम क्या चेक करते हैं, देन ट्रांजिशनल असेसमेंट, देन पीरियोडिक असेसमेंट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में। इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न क्या होता है, तो यहाँ पर इमीडिएट असेसमेंट न्यूबॉर्न मीन्स आफ्टर बर्थ जो असेसमेंट किया जाता है न्यूबॉर्न का, यहाँ पर इमीडिएट असेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है, आफ्टर बर्थ बेबी जो है इंट्रायूट्राइन लाइफ यानी कि मदर के वूम्ब से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में उसकी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पर इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो मदर पे डिपेंड था, मदर के प्लेसेंटा से उसको सारी चीज़ें मिल रही थी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में वह खुद से सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं, खुद से बाहर के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न के अंतर्गत आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर यह मेन पर्पज क्या होता है इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न का। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है बर्थ के तुरंत बाद। तो यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि बेबी जो है इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में खुद को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जितने भी ओरिफाइसेस होते हैं वो पेटेंट हैं या नहीं, पेटेंसी ऑफ ओरिफाइसेस चेक करते हैं, और स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग चेक करते हैं, बेबी का ब्रीदिंग कैसा है। तो यहाँ पर मेन रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न चेक किया जाता है। और यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि लाइफ थ्रेटनिंग जो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या फिर कोई बर्थ इंजरी तो नहीं है। तो यहाँ पर जो भी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या फिर बर्थ इंजरीज है बेबी के अंदर, उसको तुरंत आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रीट करना। तो यहाँ पर मेन पर्पज होता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है टू क्लासीफाई द न्यूबॉर्न अकॉर्डिंग टू वेट एंड जेस्टेशनल एज। बेबी का वेट जो है वो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग है कि नहीं, बेबी कहीं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज या फिर लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज तो नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक करेंगे इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंतर्गत। इमीडिएट असेसमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला जो असेसमेंट करते हैं अबकार स्कोरिंग। अबकार स्कोरिंग सबसे पहला असेसमेंट करते हैं, या क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है, आफ्टर बर्थ किया जाता है। इसमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है। अबकार स्कोर के बारे में हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अबकार स्कोर को डिटेल में। वहाँ पर हमने डिटेल में बताया किस तरह से अबकार स्कोरिंग करते हैं, क्या होता है अबकार स्कोरिंग। एग्जाम्पल के साथ हमने वहाँ पर समझाया हुआ है किस तरह से अबकार स्कोर अगर किसी बेबी का निकालना होगा आपको तो किस तरह से अबकार स्कोरिंग उसका करेंगे। यह इमीडिएटली आफ्टर बर्थ 1 मिनट पे किया जाता है, देन 5 मिनट, फिर रेयर केस में 10 मिनट में भी किया जाता है। जब बेबी को नीड है, बेबी को लग रहा है कि बेबी 5 मिनट का अबकार स्कोरिंग उसका सही नहीं आया है, या फिर 5 मिनट में बेबी जो है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया था, तो उस टाइम पर 10 मिनट का अबकार स्कोरिंग भी करते हैं, चेक करने के लिए कि बेबी खुद को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में। तो अबकार स्कोर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इस इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ वेट रिकॉर्ड करते हैं। तो नॉर्मल बर्थ वेट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जब भी आप असेसमेंट कर रहे हैं न्यूबॉर्न का, तो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल न्यूबॉर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नॉर्मल न्यूबॉर्न के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, तभी आप उससे कंपेयर कर पाएंगे यहाँ पर न्यूबॉर्न का जो भी असेसमेंट कर रहे हैं उसको। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न के कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता है तो आप असेसमेंट जब आप कर रहे हैं उसी टाइम पर आपको पता चलता जाएगा कि बेबी जो है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ वेट करेंगे। तो नॉर्मल बर्थ वेट जो होता है 2.5 to 3.8 kg। रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ वेट करेंगे। देन अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिन करेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड को एग्जामिन किस लिए करेंगे, ताकि हम उसमें देख पाएँ कि अम्बिलिकल कॉर्ड में वैसे नॉर्मली क्या होता है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। तो यहाँ पर यही मेन चेक करना है कि 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिनेशन करेंगे। सो अम्बिलिकल कॉर्ड को असेस करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 वेन। जैसा कि हमें पता है नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड जो होते हैं उसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 वेन होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेंगे, आपको 2 अम्बिलिकल आर्टरी दिखेगी, 1 वेन दिखेगा। अगर यहाँ पर 1 वेन और 1 अम्बिलिकल आर्टरी है, इट मीन्स कि बेबी का जो यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड है मीन्स एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर 1 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 वेन दिख रही है।
मीन्स सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट है, और यहाँ पर नॉर्मल कॉर्ड में क्या होता है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 वेन प्रेजेंट होंगी। तो आपको ये चेक करना है, यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिनेशन में चेक करना है 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 वेन प्रेजेंट है या नहीं। देन ओरिफाइस काउंटिंग एंड चेकिंग देयर पेटेंसी, जितने भी ओरिफाइसेस से जितनी भी ओपनिंग होती है बॉडी में उसको काउंट करेंगे और चेक करेंगे कि वो पेटेंट है या नहीं, खुला हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ओरिफाइस काउंटिंग में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले माउथ को चेक करेंगे, माउथ को चेक करेंगे इसमें क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, कटा हुआ होठ या फिर कटा हुआ तालू तो नहीं है बेबी का। इसके बाद ईयर और नोज को चेक करेंगे, पेटेंट है या नहीं, खुला हुआ है या नहीं, ओपनिंग प्रॉपर है या नहीं। तो यहाँ पर ईयर और नोज को चेक करेंगे। देन एनस इज चेक फॉर इम्परफोरेशन और मालफॉर्मेशन, एनस को चेक करेंगे, इम्परफोरेशन कहीं उसमें जो ओपनिंग नहीं है, मालफॉर्मेशन मीन्स एबनॉर्मल ओपनिंग है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन है उसका। तो यहाँ पर एनस को चेक करेंगे इम्परफोरेशन या मालफॉर्मेशन के लिए। यूरेथ्रा इज चेक फॉर हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस, यूरेथ्रा को चेक करेंगे, यानी कि यूरेथ्रा को यहाँ पर चेक करेंगे ओपनिंग उसका नॉर्मल है या नहीं, ओपनिंग जहाँ होनी चाहिए उससे अपर साइड में अगर है तो उसे यहाँ पर एपिस्पेडियासिस बोलेंगे, और हाइपोस्पेडियासिस मीन्स अंडर पेनिस है तो यहाँ पर हाइपोस्पेडियासिस बोलेंगे। देन एनी विजिबल लेजन्स ऑन बैक और फ्रंट, देन चेक करेंगे कोई भी विजिबल लेजन्स लाइक वुंड, डैमेज या फिर इंजरी बैक या फ्रंट पर कहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो ओरिफाइस काउंटिंग या चेकिंग देयर पेटेंसी में की जाती है। इसकी ओरिफाइस काउंटिंग करेंगे, ओपनिंग जितनी भी है वो काउंट करेंगे, जहाँ ओपनिंग होनी चाहिए है या नहीं, और पेटेंट है अगर है तो पेटेंट है, ओपनिंग है प्रॉपर या नहीं, या फिर अब नॉर्मल ओपनिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न के अंतर्गत हम करेंगे। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कार स्कोरिंग क्या होता है, देन रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ वेट, अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिनेशन करेंगे, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 वेन प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद ओरिफाइस काउंटिंग करेंगे और उसके पेटेंट है या नहीं ये चेक करेंगे। तो जिसमें हमने बताया कि माउथ को चेक करेंगे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के लिए, ईयर एंड नोज चेक करेंगे, एनस चेक करेंगे इम्परफोरेशन या फिर मालफॉर्मेशन के लिए, यूरेथ्रा चेक करेंगे हाइपोस्पेडियासिस या फिर एपिस्पेडियासिस के लिए, और बैक या फिर फ्रंट पे देखेंगे कोई विजिबल लीजन तो नहीं है। अगर विजिबल लीजन बैक पे दिख रहा है इस मीन्स स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी को स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंतर्गत आती है। ये तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में देखा इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशनल असेसमेंट क्या होता है, ट्रांजिशनल असेसमेंट का मेन पर्पज क्या होता है, उसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन आते हैं, कौन कौन से असेसमेंट आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।